ओके बच्चों, वेलकम टू द नॉलेज हब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को एपी के से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अभी जो है एपी के का प्रॉब्लम्स पर हम लोग जाएंगे, उससे थोड़ा पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखें, क्योंकि सवाल अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो उन सवालों को ईजिली क्रैक करने के लिए, ईजिली इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम के नेचर को देख करके हम किन बातों को समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि हम सही तरीका से स्ट्रैटेजिकली जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्व कर सके। तो कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, उस पर गौर कीजिए। जैसा कि कहा गया है, मैंने नोट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ पर किए हुए, जिसे मैं अभी एलोबरेट करेंगे, जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों के सामने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? If each term of an AP is increased or decreased or multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also in AP. अब ये बात क्या कहना चाहता है, थोड़ा गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नंबर का कलेक्शन है, जो कि मैं एग्जाम्पल के तहत लेते आ रहा हूँ। 2, 5, 8, मान लीजिए 11, 14, 15, 14 हो गया, 17। इस तरीका से हमारे पास एक मान लीजिए कि ये नंबर्स, ऑर्डर्ड नंबर्स है, जो कि एक सीरीज को फॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि इस नंबर में 3 ऐड करने से 5 आ रहा है, 5 में 3 ऐड करने से 8 आ रहा है, 8 में 3 ऐड करने से 11 आ रहा है, 11 में 3 14, 14 में 3 17। यानी आप कह सकते हैं कि ये एपी में है, जहां पर फर्स्ट टर्म जो है ए जो है वो 2 है, ठीक है। और आपका एल को भी हम दिखा देते हैं। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर 17 है, और मान लीजिए कि हमारे इसमें डी मानने का, डी जो है आपका जो है 5 से 2 माइनस कीजिए तो आपको 3 मिल जाएगा, या 8 से 5 माइनस कीजिए तो आपको 3 मिल जाएगा। यानी डी जो है कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। और नंबर ऑफ टर्म्स आप यहाँ पर काउंट करें तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ना। मान लीजिए मेरे पास जो है एपी का एक सीक्वेंस है, तो जिसमें हमारे पास ये सारे इस डेटा से या इस नंबर के सीक्वेंस से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि इफ ईच टर्म्स ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो भी एपी में होगा, वो भी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। तो देखते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं, सच में ऐसा होता है कि नहीं। मान लीजिए कि मैंने सबसे पहला केस एडिंग का कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, एडिंग। जैसे मान लीजिए सब में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 2 2 ऐड कर दे रहे हैं, +2 +2 +2 +2 +2 +2। तो हमारे पास क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो नंबर आ रहा है 4, यहाँ पे 7, यहाँ पर 10, यहाँ पे 13, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 19। अब आप गौर कीजिए कि ये एपी में है कि नहीं। ऑब्वियसली ये भी एपी में है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, फिर से देखिए, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी जो इसका अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें 3 का डिफरेंस आ रहा है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 का डिफरेंस आ रहा है, और इससे इसको भी सब्ट्रैक्ट करें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी एपी में है कि नहीं? एपी में है। सेम नंबर के साथ अगर हम देखें, मान लीजिए कि फिर से हमारे पास वही है 2 5 8 है ना, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए माइनस करें, मान लीजिए इस बार हम ऐड कर रहे थे 2 से, मान लीजिए हम माइनस कर रहे हैं 3 से, माइनस कर रहे हैं 3 से, कुछ भी कोई भी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये भी एपी में है कि नहीं है, है ना। तो चलिए देखते हैं माइनस करके। तो 2 में से 3 माइनस होगा तो -1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो आप देखिए ये भी एपी में है कि नहीं। देखिए 2 5 8 11 14, और इधर 2 में से अगर -3 करेंगे तो -1 आ रहा है, तो ये भी एपी में है, तो ये भी एपी में है। सब्ट्रैक्ट करने से भी, सब्ट्रैक्शन करने से भी एपी में है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो मान लीजिए वही नंबर है, ठीक है, 2, मान लीजिए कि वही नंबर है 2 5 8 11 14 17। अब मैं चाह रहा हूं कि मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं कि एपी में है कि नहीं है। तो मान लीजिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई, सभी को कर रहे हैं 2 से,
सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास नया नंबर कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया, 22 आ गया, 28 आ गया, 34 आ गया। अब गौर से देखिए ये एपी में है कि नहीं। तो इसमें भी आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें 6 आ रहा है। देखिए 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ रहा है। इसमें घटा रहे हैं तो आपका 6 आ रहा है। इसमें भी आप घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है। इसमें भी घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी कॉमन डिफरेंस जो है ये CD कॉमन डिफरेंस एक जैसा है। इसमें भी CD कॉमन डिफरेंस एक जैसा था, इसमें भी CD कॉमन डिफरेंस एक जैसा था। तो कॉमन डिफरेंस एक जैसा होने का मतलब ही एपी में है। तो देखिए हम एडिशन किए तो सेम कॉमन डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन किए तो सेम कॉमन डिफरेंस सभी में आ रहा था, है ना, सभी में कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा था। और इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम कॉमन डिफरेंस 6 ही पा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं एज अ निष्कर्ष के रूप में कि ये भी एपी में है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड भी करेंगे तो सेम ही आएगा, डिवीजन के केस में भी सेम ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर डिवीजन को लेकर के हम एक नया नंबर ले रहे हैं ताकि हम होल नंबर में चीज़ों को आपको दिखा पाएँ। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास नंबर है, मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 2 है, 4 है, और उसके बाद मान लीजिए इसमें जो है 6 है, इसमें और 2 जोड़ करके 8 है, इसमें जो है 10 है, इसमें 12 है। इस तरीक़ा से तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है और सम अप कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो ये ऑब्वियसली एपी में है ना। अब मान लीजिए सबको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, सभी को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, मान लीजिए सभी को 2 से डिवाइड कर दे, तो जो नया नंबर आ रहा है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये भी देखिए आपका एपी में है। एपी में है कि नहीं है, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 1 है, तो एपी में है। ठीक है। तो एपी को चेक करने का ये तरीका है कि आप कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उससे उसके प्रीवियस टर्म को घटाइए और आप देखेंगे सब केस में सेमी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोगों ने इस सारे जो एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई भी एपी में अगर नंबर दिया गया है तो उस नंबर में अगर कोई भी होल नंबर, मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे ऐड करें, चाहे सबट्रैक्ट करें, जो नंबर्स रिजल्टिंग नंबर्स होगा वो भी एपी में होगा। ठीक है। एपी को चेक करने का एक और तरीका है जो हम यहाँ पर अभी बताएंगे, जो नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पे बता दूं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये नंबर है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर्स है, जैसे कि मान लीजिए ये तीनों नंबर्स है ना। तो तीनों नंबर में आप देखेंगे गौर से कि इसका प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट जो होगा इसके 2 टाइम्स होगा। अगर मान लीजिए ये A है, ये B है, अगर ये C है, तो हमेशा जो क्या होगा, हमेशा जो होगा ये दोनों का जो है अगर हम ये करें, मतलब ऐड करें, तो ये जो है इसका जो है इसका डबल होगा। यानी जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, इससे भी आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारा नंबर्स A B C तीनों नंबर्स एपी में है, जो कि हमको दिख रहा है, तो इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। यानी 2 × AB, मतलब देखिए 5 है तो 5 2 10 हो गया, और इक्वल टू क्या है A + C, 8 + 2 भी 10 होता है, नहीं 8 + 2 भी 10 होता है और 5 2 भी 10 होता है। उसी तरीका से मान लीजिए कि अगर हम इस केस में अगर देखें तो ये हमारा A और ये हमारा C और ये हमारा B है, तो 5 में 11 जोड़ देंगे तो 16 होगा और 8 2 भी 16 हो रहा है। उसी तरीका से अगर हम इस और इस केस को देख रहे हैं तो 8 और 14 हो गया आपका 22 और 11 2 भी 22 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स जो होगा ये मिडिल के टर्म का हाफ होगा, सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म जो होगा मिडिल टर्म का डबल होगा। यानी 2B = A + C, जहां पर B जो है मिड टर्म है, A और C जो है एक्सट्रीम टर्म्स है। मतलब मान लीजिए कि B सेकेंड है तो ये A और C फर्स्ट और थर्ड है। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि A अगर हमारा B अगर फोर्थ टर्म है तो आप थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म को जोड़ लीजिए तो फोर्थ टर्म का आएगा, अगर उसको इस दोनों को सम अप करके हाफ कर देंगे। यानी अगर इसी से हम लोग अगर देखें तो यानी B = क्या हो जाएगा, A + C/2, है ना। तो किसी भी टर्म्स को उसके आगे पीछे वाला अगर टर्म्स दिया है तो बीच का टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी, अगर एपी में है तो आप ये समझ गए होंगे। दूसरा जो बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट बात है कि 3 ठो नंबर अगर हमारे पास एपी में है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम आगे बताते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला वाला बता दिया, दूसरा वाला अब एक तो बहुत ही वाइटल है बात कि मान लीजिए कि हमारे पास नंबर्स नहीं दे करके हम उसको नोटेशन में अगर नोटेट करना चाहते हैं तो हम अगर मान लीजिए मेरे पास बोला जाए कि 3 नंबर्स से संबंधित कुछ सवाल दे दिया गया और बोला गया कि वो तीनों नंबर्स को फाइंड आउट कीजिए, तो हम 3 नंबर कैसे लेंगे एपी का। जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट नंबर है A1, दूसरा नंबर है A2 और तीसरा नंबर है A3, मतलब ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। तो
तो टर्म 1 को हम सिर्फ a लिख सकते हैं। तो टर्म 2 को अगर कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था या पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, हमने बताया था कि टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हम सेकेंड टर्म निकालें, मतलब टर्म 2 निकालें, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस सिर्फ 1d, मतलब a प्लस डी हो जाएगा। उसी तरीका से अगर हम a3 निकालना चाहते हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी हो जाएगा a प्लस 2d। उसी तरीका से अगर हम a4 निकालना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरीका से हमारा सीक्वेंस जनरेट होगा। तो a1 जो है a है, a2 है a प्लस डी, a3 है a प्लस 2d, a4 है a प्लस 3d एंड सो ऑन। यानी तब an इक्वल टू क्या हो जाएगा, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा nth टर्म, ठीक है। लेकिन ये सारा टर्म तो AP में ही है ना, तो हम इसको कॉन्वीनियंटली कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम शुरू में a ले लेते हैं और दूसरा a प्लस डी ले लेते हैं और तीसरा a प्लस 2d ले लेते हैं, उसके बाद का a प्लस 3d ले लेते हैं। इसके लेने के बाद ये सब तो AP में है ही, लेकिन हम इसको लेने के बजाय हम इसके पीछे वाला टर्म देखते हैं। जब इसमें एक एक डी ऐड हो करके नेक्स्ट AP का टर्म्स आ रहा है, तो इसी तरीका से हम सब्ट्रैक्ट भी करके ला सकते हैं a माइनस डी। उसी तरीका से और आगे जाएंगे तो a माइनस 2d, इस तरीका से सो ऑन इधर भी जा सकता है। तो ये भी तो AP में है। तो हम लोग को जब 3 टर्म्स का सवाल देगा तो हम लोग ऐसा टर्म्स चुनेंगे जो हमको सॉल्व करने में आसान हो। तो अगर हम इस पार्ट को ले लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। AP में अगर हम यहाँ a से शुरू नहीं करके हम अगर तीनों टर्म को ऐसे लें, a माइनस डी, उसके बाद a और उसके बाद a प्लस डी, है ना। तो इस तरीका से ये 3 टर्म्स अगर हम लें तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगा हमको किसी भी तरीका का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो कभी कभी सवाल में 3 टर्म्स ऑफ एन AP से सवाल अगर शुरू करें तो हम पहला टर्म को a नहीं कंसीडर करके हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म को a माइनस डी कंसीडर करेंगे, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस, इसका क्या फायदा होगा, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल दिमाग में इतना रख लिया जाए कि अगर 3 टर्म्स ऑफ AP के बारे में जिक्र हो तो 3 टर्म्स को हम इनिशियल टर्म या फर्स्ट टर्म को a से शुरू नहीं करके हम a माइनस डी से शुरू करेंगे, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी, ठीक है। ये भी AP में है क्योंकि इसका भी कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे तो d ही निकलेगा। जैसे a प्लस डी में से a माइनस कर देंगे तो a प्लस में a माइनस में कट के d रह जाएगा। उसी तरीका से a में से a माइनस डी को कैंसिल करोगे तो a और a माइनस कैंसिल हो जाएगा और d ही रह जाएगा। तो ये लेना ज़्यादा कॉन्वीनियंट होगा। उसी तरीका से अगर 4 नंबर्स अगर कहा जाए, ध्यान से देखिए, अगर 4 टर्म्स इन AP कहा जाए, 4 टर्म्स इन AP या 4 नंबर्स इन AP कहा जाए तो हम लोग लेंगे क्या, सबसे पहला नंबर लेंगे a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a प्लस 3d। तो ये धीरे धीरे आप सवाल को सॉल्व करते करते समझ जाएंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन हम लोग फिलहाल समझेंगे कि अगर 4 नंबर्स इन AP देगा तो हमारी ये कन्वीनियंट ये नहीं होगा कि हम पहला नंबर a ले लें, दूसरा नंबर a प्लस डी ले लें, तीसरा नंबर a प्लस 2d ले लें, चौथा नंबर a प्लस 3d ले लें, है ना। ऐसा नंबर ना लेकर के हम क्या कर रहे हैं, a माइनस 2d ले लेते हैं, a माइनस 3d ले लेते हैं, a माइनस 3d ले लेते हैं, a माइनस d ले लेते हैं, फिर a प्लस d ले लेते हैं और a प्लस 3d ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये हमारे कुछ ना कुछ पैटर्न में सब काम करेगा, ठीक ना, पैटर्न से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर्स इन AP होगा तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d लेकर के करेंगे। 5 नंबर्स इन AP होगा तो a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d और इस तरीका से हम लोग लेंगे। 5 नंबर्स होगा तो 1 2 3 4 5, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीका से। और 6 नंबर्स अगर AP में अगर पूछा जाए, जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो हम ऑड नंबर से शुरू करेंगे, a माइनस 5d, फिर a माइनस 3d, फिर a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, ऐसे करके लेंगे तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब रहा बात कुछ और तथ्य जो है इसमें जो है आप
3 नंबर पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया है, द कॉमन डिफरेंस कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके पहले भी मैंने दिखाया था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर कॉमन डिफरेंस 0 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं नेगेटिव है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में भी देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में है, और इसके इधर आ रहे तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब आते हैं उसके बाद का पॉइंट, द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट एंड ईच इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया, द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का दो टर्म्स का सम, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास वही एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, मान लीजिए ये हमारा एपी है। बोला क्या गया, द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो मान लीजिए बिगिनिंग से इक्विडिस्टेंस हम मान लीजिए यहाँ पे ले लिए और एंड से इक्विडिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ पर ये नंबर ले लिए, ठीक है। तो अब ये द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट। तो इसका सम और इसका सम जो होगा कांस्टेंट होगा। तो 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया, है ना। और आप देखिए बिगिनिंग का और लास्ट टर्म का जो सम क्या है, ये भी 19 है। गौर से देखिए, ये चीज को आप गौर से समझिए। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि हम लोग जो है इन दोनों को ले लेते, इन दोनों को ले लेते, इन दोनों को ले लेते, है ना। तो ये देखिए 19 ही आ रहा है। अच्छा, उसी तरीका से अगर मान लीजिए पीछे से हम लोग अगर ये दोनों को ले लें तो भी देखिए 19 ही आ रहा है, ठीक है। तो पीछे से सामने की तरफ और इक्विडिस्टेंस में कोई भी नंबर ले, जैसे 17 और 2 19, 14 और 5 19, 11 और 8 19, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर में है और इस तरीका से कोई भी पीछे से, फ्रंट से और एंड से अगर हम अंदर की तरफ आए और इक्विडिस्टेंस हो और वो दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड अप कर ले, टोटल कर लें, तो हमेशा बिगिनिंग और एंड के सम के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजी का ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है द सम ऑफ द बिगिनिंग टर्म एंड द एंड टर्म का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा वैल्यू अगर कोई भी टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड एंड बिगिनिंग अगर ले और उसका सम कर दे तो, ठीक है। आप गौर से देखिए, आप समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या कहा जा रहा है, एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। क्या कहा गया है कि कोई भी टर्म ऑफ एन एपी, फिर से वही ले लेते हैं, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। सवाल क्या कहा गया, एनी टर्म ऑफ एन एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को खाली छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल एंड टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। तो मान लीजिए इससे इक्विडिस्टेंस पर मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर है और इससे जो है इसका इक्विडिस्टेंस पर ये नंबर है, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 11 एंड 5 कितना हो गया, 11 एंड 5 हो गया आपका 16, और 16 का हाफ कितना हो गया 8, जो आप देख सकते हैं। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि हमारा टारगेट नंबर, मान लीजिए कि हमारा टारगेट नंबर 11 है, ये 11 हमारा टारगेट नंबर है, तो इसका इक्विडिस्टेंस मान लीजिए कि ये 5 है और इसका इक्विडिस्टेंस अगर ये मान लीजिए कि 17 है, तो 17 और 5 कितना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और 22 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यही 11, ठीक है। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं, जस्ट इसका ये कन्वर्स है, एक तरीका से सोच लीजिए। तो इस तरीका से ये कुछ रूल्स है जिसको आप ध्यान रखिएगा, या ये सब जो क्लू जो है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो आगे जो है एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहाँ पर 6 नंबर में लिखा गया है, वो है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि हमको सम ऑफ द एन टर्म्स दिया है, तो किसी भी सम ऑफ द एन टर्म से पहले वाला n-1 टर्म का सम अगर हमको पता है तो nth टर्म क्या होगा पता चल जाएगा। देखिए इसके लिए हम जो है फिर से जो यही एग्जाम्पल लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। गौर से देखिएगा, है ना। तो हमारे पास मान लीजिए कि nth टर्म जो यहाँ पर n कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है,
ठीक है। ए कौन है, 2 है, एल कौन है, 17 है, डी कितना है, 3 का है। ये सब जो है हमारे इंफॉर्मेशन से, इस सीक्वेंस से हमें ये पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, टी एन इक्वल टू या टी आर इक्वल टू क्या है, एस आर माइनस एस आर माइनस 1। ये आर क्या है, nth टर्म है, इसको हम टी एन भी लिख सकते हैं, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब ये सोचिए ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमारा nth टर्म का सम है, ये पूरा हमको मान लीजिए कि हमको ये वाला पता लगाना है कि t1 2 3 4, ये t4 कितना है मुझे नहीं पता, मान लीजिए नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि 4th टर्म तक हमारा समेशन कितना है। तो आप सोच लीजिए 4th टर्म तक का अगर हम समेशन करेंगे तो कितना आएगा, 8 10 11 26 आ रहा है, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। यहाँ से देखिए 2 5 7 7 7 और 8 जो है 15 15 और 11 26 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब Sn तक जो है हमारा जो है कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है। और उससे पहले Sn माइनस 1, अगर ये हमारा nth टर्म है तो उससे कम तक, उसका मतलब उसके बाद यहाँ तक का सम कितना होगा, तो यहाँ तक का सम कितना हो रहा है, 8 2 10 5 15 हो रहा है, तो यहाँ पर 15 हो रहा है। आप सोचिए कि 26 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, और 11 कौन है, nth टर्म है, मतलब जिसका हम पता लगाना चाहते थे, ठीक है ना, इसका हम पता लगाना चाहते थे। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको कोई भी टर्म निकालना है, फिर से हम एक बार और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, और इस बार ये हमारा nth टर्म है, तो ये मेरा n-1 टर्म है, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक सम अप करें तो हमारे पास कितना आ रहा है ना, ये हमारा nth टर्म है और ये हमारा n-1 टर्म है। तो अगर मान लीजिए कि मेरा 11 यहाँ तक जब हमने ऐड किया था तो 26 आया था, तो 26 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 26 में 14 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर 40 आ रहा है। यानी जब हम यहाँ तक जोड़ रहे हैं तो यहाँ तक का समेशन दे रहा है 40, ठीक है, ये Sn-1 है, ठीक है। और जो है 40 में और 17 जोड़ दे रहे तो ये 57 दे रहा है, ये कौन सा टर्म है, Sn टर्म है। तो हमको अगर ये वाला टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो Tn इक्वल टू क्या था, Sn माइनस 1। तो Sn कितना है, Sn हमारा निकला है 57, सोच के देखिए, और Sn-1 तक कितना आया था, 40 आया था। अब 57 में से 40 माइनस कर देंगे तो 17 तो आएगा, जो कि ऑब्वियसली हमारा nth टर्म है कि नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा चीज़। तो इतना सारा बात करने के बाद कुछ ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि एपी है क्या, किस तरीका से हर एक नंबर एक पैटर्न में फॉलो कर रहा है, एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करके नंबर जब प्रोसीड कर रहा है तो वो एक सीरीज का कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो सीरीज एपी सीरीज है, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज है, और उस सीरीज को हम लोग कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उससे संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में भी आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक जो है आप लोग एंजॉय करते रहिए। कॉन्सेप्ट को जो है अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिकैप करके आप लोग देखिए, ताकि चीज तो क्लियर हो, क्योंकि जब तक चीज नहीं क्लियर होगा तब तक आप कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉब्लम्स को सही तरीका से डील नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। सो प्लीज सी अगेन एंड अगेन सो दैट योर concepts are clear, and then after that we will be implementing the problems, some problems on this topic. Okay, thank you.